नमस्कार। धम्मपद चैनल की इस विशेष धम्म यात्रा में हम सभी जिज्ञासुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। देखिए, ये जो हमारा मंच है ना, ये कोई साधारण YouTube चैनल नहीं है और न ही ये सिर्फ इतिहास के पन्नों को पलटने का कोई सामान्य सा प्रयास है। बिल्कुल, ये वास्तव में बुद्ध के धम्म, करुणा, प्रज्ञा और जागृति की एक अत्यंत पवित्र यात्रा है। सही कहा आपने। और इस मंच के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और इतिहास के उन गहरे सत्यों को हम सभी समझ सकें। हाँ, क्योंकि ये केवल अतीत का कोई दस्तावेज नहीं है। आज के इस अशांत, तनावपूर्ण और युद्ध की विभीषिका से घिरे समय के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी मार्गदर्शन है। एकदम सही बात है। तो आइए धम्म की इस पवित्र यात्रा में एक साथ आगे बढ़ते हैं और चलिए आज एक ऐसे विषय को खोलते हैं जो भारत के आधुनिक इतिहास और प्राचीन प्रज्ञा का एक अद्भुत संगम है। जी बिल्कुल। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय है पंडित नेहरू की बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा और उनकी राजनीति में धम्म का गहरा प्रभाव। बहुत ही शानदार विषय है ये। देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है वह ये है कि यदि हम इसे व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो हमें वर्ष 1956 यानी 1956 के उस स्वर्णिम कालखंड में जाना होगा। हाँ, वो समय जब हमारा देश अपनी नई पहचान तलाश रहा था। बिल्कुल, वह काल भारतीय इतिहास के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उस एक ही वर्ष में दो बहुत बड़ी घटनाएं समानांतर रूप से घट रही थीं। मैं समझ रहा हूँ, आप किन दो घटनाओं की बात कर रही हैं? एक ओर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भगवान बुद्ध के 25वें महापरिनिर्वाण वर्ष को एक विशाल राजकीय उत्सव के रूप में मना रहे थे। हाँ। और दूसरी ओर उसी युग में उसी वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाखों अनुयायियों के साथ धम्म की दीक्षा ले रहे थे। मतलब दो महान व्यक्तित्व और दोनों के ही चिंतन के केंद्र में भगवान बुद्ध थे। ये पृष्ठभूमि तो अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जब हम पंडित नेहरू और बुद्ध के वैचारिक संबंध की बात करते हैं ना, तो मुझे अहमदनगर किले की उस जेल के दिनों की याद आती है। हाँ, जहां उन्होंने भारत एक खोज लिखी थी। बिल्कुल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस एकांत और संघर्ष के समय में उन्होंने बुद्ध और उनके प्रभाव को अपनी पुस्तक में एक बहुत ही विशाल और सम्मानजनक स्थान दिया। जी। लेकिन जो बात मुझे सबसे अधिक सोचने पर मजबूर करती है वो यह है कि नेहरू जी तो स्वयं को एक वैज्ञानिक सोच वाला मानते थे, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति मानते थे, तो फिर वे बुद्ध की ओर इतने गहराई से क्यों आकर्षित हुए? यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, नेहरू जी बुद्ध को किसी चमत्कारी ईश्वर या अलौकिक सत्ता के रूप में बिल्कुल नहीं देखते थे। अच्छा, तो उनका नजरिया पारंपरिक श्रद्धा से अलग था? पूरी तरह से। उनका दृष्टिकोण तार्किक था। वे बुद्ध को मानव इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक विचारकों में से एक मानते थे। वैज्ञानिक विचारक, ये शब्द थोड़ा हैरान करता है। हाँ, क्योंकि उस दौर में जहां दुनिया भर के दर्शन ईश्वरीय भय पर टिके थे, बुद्ध ने बिना किसी ईश्वरीय भय के केवल कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर जीवन के दुखों का समाधान खोजा। मतलब यदि कोई घटना है तो उसका कारण है? बिल्कुल, और यदि कारण है तो उसका निवारण भी है। बुद्ध का ये विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण नेहरू के आधुनिक और प्रगतिशील मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता था। शायद इसी तार्किक दृढ़ता के कारण नेहरू जी ने अपनी किताब में बुद्ध के शांत और अडिग व्यक्तित्व की तुलना एक चट्टान से की है। हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत दृष्टांत है। उन्होंने लिखा है कि बुद्ध एक ऐसी विशाल और स्थिर चट्टान की तरह है जो युगों युगों के तूफानों के बीच भी शांत रहती है और जिसने सदियों से पूरे एशिया को वैचारिक दिशा दी है। सही कहा। एक आधुनिक राजनेता का एक प्राचीन सन्यासी के भीतर उस वैज्ञानिक सत्य को खोजना ये दर्शाता है कि नेहरू भविष्य के लिए एक एंकर खोज रहे थे। और ये प्रभाव केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा। अगर हम 1947 के उस दौर को देखें तो भारत विभाजन की भयंकर त्रासदी से गुजर रहा था। जी, रक्तपात और हिंसा का वो दौर। ऐसे में जब राष्ट्रीय प्रतीकों का चयन हो रहा था तो वो कोई साधारण डिजाइन की बात नहीं थी। हमारे तिरंगे में अशोक चक्र को स्थान मिलना और राज चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाना, इसके पीछे भी यही सोच थी ना? एकदम। और यहाँ हमें ऐतिहासिक डॉट्स को कनेक्ट करना होगा। नेहरू सम्राट अशोक से बहुत गहरे प्रभावित थे क्योंकि अशोक ने बुद्ध का संदेश तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से फैलाया था।
कलिंग युद्ध के बाद का हृदय परिवर्तन। बिल्कुल। नेहरू के लिए ये एक आदर्श मॉडल था। नव स्वतंत्र भारत ने जो चुनौतियों से घिरा था, अपनी पहचान के लिए शांति और करुणा के प्रतीकों को चुना। ये दुनिया को एक कड़ा संदेश था कि भारत हथियारों से नहीं, अशोक के धर्मचक्र की शांति से पहचाना जाएगा। सही बात है। लेकिन ये श्रद्धा केवल राष्ट्रीय प्रतीकों तक सीमित नहीं थी। कुछ बहुत ही भावुक क्षण भी आए। हाँ, इसमें नेहरू एंड द बुद्धिस्ट लेगेसी, अ जर्नी ऑफ फेथ के कुछ बहुत ही दुर्लभ अंश शामिल हैं। और साथ ही M.O. मथाई की मशहूर किताब के नोट्स भी मौजूद हैं। एकदम सही। और पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच रखने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, वो प्राचीन बौद्ध दर्शन से इतनी गहराई से कैसे जुड़े हुए थे। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने वाली बात नहीं है। ये समझना है कि कैसे एक व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रेरणा पूरे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों और विदेश नीति तक को आकार दे सकती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये पृष्ठभूमि बहुत ही सटीक है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस दौर की कल्पना करनी होगी जब एक नया राष्ट्र अपनी पहचान तलाश रहा था। सदियों की गुलामी के बाद एक स्वतंत्र देश के रूप में शांति का असल अर्थ क्या होना चाहिए, इसकी फिर से खोज की जा रही थी। और इस खोज की शुरुआत को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास तारीख है, 11 नवंबर 1931। सारनाथ की घटना। हाँ, सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार का उद्घाटन। कि नेहरू वहां अपनी पत्नी कमला और की बेटी इंदिरा के साथ गए थे। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि 1931 का वो समय स्वतंत्रता संग्राम के चरम का दौर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। बिल्कुल। और उस बीच उनका सारनाथ जाना सिर्फ एक पारिवारिक यात्रा नहीं थी, दार्शनिक रूप से वो बुद्ध के बहुत करीब थे। और वहां श्रीलंका के एक भिक्षु भी थे ना, अनागारिक धर्मपाल। वो ये है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखने वाले राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे कि सारनाथ का सिंह स्तंभ, हाँ, अशोक लाइन कैपिटल, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बिल्कुल केंद्र में मौजूद अशोक चक्र, इन बौद्ध प्रतीकों को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने का जो विजन था, वो विजन वास्तव में नेहरू का ही था। यही तो वो आहा मोमेंट है। एक आधुनिक नेता जो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहता था, वो देश के झंडे पर एक प्राचीन बौद्ध चक्र स्थापित कर रहा था। ये एक बहुत ही सुंदर संतुलन था। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद सारनाथ के संरक्षण के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए थे। तो ये तो हुई सार्वजनिक और राष्ट्रीय प्रतीकों की बात। तो आमतौर पे जब भी स्वराज भवन का जिक्र आता है तो दिमाग में आज़ादी की लड़ाई या बड़े नेताओं की रणनीतियों की बात आती है। बिल्कुल, वो एक मुख्य राजनीतिक केंद्र था ना। हाँ, लेकिन इन दीवारों के पीछे एक ऐसा अध्याय भी छिपा है जिसने भारत में एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव को आकार दिया। मेरा मतलब है बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान को। देखिए, इतिहास को हम अक्सर ना अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखते हैं। मतलब राजनीति एक तरफ और धर्म या संस्कृति दूसरी तरफ। सही बात है। लेकिन इन दस्तावेजों से साफ होता है कि ये दोनों चीजें आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई थीं। स्वराज भवन जैसी विशुद्ध राजनीतिक जगह का एक आध्यात्मिक आंदोलन के साथ जुड़ना, मैं तो कहूंगी कि ये वाकई एक अनोखी बात है। तो इसी जुड़ाव की शुरुआत पर बात करते हैं। आजादी के उसी दौर में अनागारिक धम्मापाल जी स्वराज भवन पहुंचते हैं। वो उस वक्त बुद्ध के संदेशों का प्रचार कर रहे थे और साथ ही गया के महाबोधि मंदिर को वापस बौद्धों को सौंपने की एक बड़ी मुहिम भी चला रहे थे। हाँ, और यहाँ उनका स्वराज भवन जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। जब वो वहां पहुंचे तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि उनकी मुलाकात युवा जवाहरलाल नेहरू से भी करवाई। ये शायद महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। एकदम नहीं। अगर हम इस आंदोलन के नजरिए से देखें तो देश का एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार महाबोधि उद्धार आंदोलन को गहराई से समझ रहा था और अपना समर्थन दे रहा था। मतलब आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता उस समय भारत की प्राचीन आध्यात्मिक जड़ों को सहेजने की अहमियत भी समझ रहे थे। बिल्कुल। आज के समय में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कई बार लगता है कि आजादी का संघर्ष सिर्फ धरनों और राजनीतिक बैठकों तक सीमित था, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, ये घटना बताती है कि उस वक्त के नेता देश की खोई हुई सांस्कृतिक पहचान को वापस लाने के भी उतने ही बड़े समर्थक थे, और ये समर्थन सिर्फ उसे एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहा। सही कहा। 1931 आते आते ही रिश्ता और भी गहरा हो गया। उस साल धम्मापाल जी ने सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार का निर्माण करवाया था।
इसके उद्घाटन का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सामने आता है। वो चंदन की मंजूषा वाला वाकया ना? हाँ, बिल्कुल वही। स्वराज भवन ने इस बड़े मौके पर सिर्फ अपनी नुमाइंदगी के लिए जवाहरलाल नेहरू को ही वहां नहीं भेजा, जो कि उस वक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य सचिव थे जी। बल्कि इस उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए चंदन की लकड़ी की बनी एक बेहद खूबसूरत मंजूषा, मतलब एक संदूकची भी भेंट के तौर पर भेजी। राजनीति के उस भारी तनाव वाले माहौल में एक आध्यात्मिक आयोजन के लिए चंदन की मंजूषा भेजना दरअसल एक गहरे सम्मान का प्रतीक था। एक बहुत बड़ा संदेश था ये। जाती है महाबोधि सोसाइटी और नेहरू जी के बीच जो रिश्ता इस दौरान बना, वो कोई थोड़े समय का संपर्क नहीं था। ये एक आजीवन चलने वाली दोस्ती की नींव थी। एकदम सही। और शायद इसी का असर था कि आगे चलकर भी नेहरू जी ने महाबोधि सोसाइटी के कई सम्मेलनों में हिस्सा लिया। आजादी के बाद भी भारत में बौद्ध धर्म के विकास कार्यों में उन्हें हमेशा एक मजबूत सहयोगी के रूप में देखा गया। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष भी है। आधुनिक भारत का जो सांस्कृतिक ताना बाना हम आज देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि में ऐसे ही खामोश गठजोड़ काम कर रहे थे। एक ऐसा भवन जहां आजादी के सबसे बड़े राजनीतिक फैसले लिए जा रहे थे, वही भवन एक बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास का मूक भागीदार भी बन रहा था। ये बात इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देती है। वाकई ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि आजादी की लड़ाई की उस हलचल के बीच देश के राजनीतिक शक्ति केंद्रों के भीतर ऐसी और कितनी सांस्कृतिक या वैचारिक लहरें रही होंगी, जिन्हें इसी तरह खामोशी से समर्थन और एक नई दिशा मिली होगी। बिल्कुल। इतिहास के ऐसे अनछुए पहलू सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो सतह पर दिखता है, कहानी हमेशा उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। और अगर हम 1951 से शुरुआत करें तो नव नालंदा महाविहार की स्थापना सबसे पहले दिमाग में आती है। जी, और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत या कोई आम कॉलेज नहीं था। हाँ, उनका विजन बहुत बड़ा था। एकदम। उनकी सोच ये थी कि जिस जगह ने सदियों तक पूरे एशिया का मार्गदर्शन किया, उसे फिर से पाली भाषा और बौद्ध दर्शन के एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में खड़ा किया जाए। और यहीं पर भिक्षु जगदीश कश्यप और नेहरू जी का वो जो दिलचस्प वैचारिक तालमेल है, वो सामने आता है। बिल्कुल, वो दोनों मिलकर एक बहुत ही ऐतिहासिक काम कर रहे थे। पाली त्रिपिटक के जो 41 खंड थे, ओह हाँ, उन्हें देवनागरी लिपि में छापना सांस्कृतिक पुल बनाने की रणनीति थी। और अगर हम इस सांस्कृतिक पुल की बात करें ना, तो 1950 के दशक का चीन के साथ जो कूटनीतिक रिश्ता है, वो बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, 1956-57 का दौर, जब ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल बनाने का फैसला लिया गया था। जी, और 12 जनवरी 1957 का वो ऐतिहासिक प्रसंग जब नेहरू जी ने चीन से लाई गई ह्वेनसांग की अस्थियां, यानी उनके जो रेलिक्स थे, वो प्राप्त किए थे। और वो भी दलाई लामा और पेंचन लामा की मौजूदगी में। आज जब हम कूटनीति में इतने उतार चढ़ाव देखते हैं, तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प लगता है कि उस समय बुद्ध और ह्वेनसांग दोनों देशों को जोड़ने वाले सबसे बड़े माध्यम थे। एक तरह से ह्वेनसांग को एक ज्ञान सेतु माना गया था, इतिहास को आज की कूटनीति के साथ जोड़ने का शानदार तरीका। और शायद इसी कूटनीति का सबसे बड़ा असर हमें 1956 के बुद्ध जयंती समारोह के बाद देखने को मिला। हाँ, उसके बाद तो जैसे विकास की एक लहर ही आ गई थी। बिल्कुल, हर जगह जीर्णोद्धार शुरू हो गया था। कुशीनगर में लैंडस्केप गार्डन और बर्मी मंदिर बने। लुम्बिनी तक सड़क बनाने के लिए नेपाल के साथ कूटनीतिक बातचीत हुई। और बोधगया का 1949 का मंदिर प्रबंधन अधिनियम भी तो इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। एकदम सही याद दिलाया आपने। उस अधिनियम से मंदिर का प्रबंधन समावेशी बनाया गया, ताकि किसी एक पक्ष का एकाधिकार ना रहे। बोधगया में विदेशी मठों को भी जमीन दी गई। साथ ही श्रावस्ती में पुरातात्विक खुदाई और 1952 में सांची में जो श्रीलंका से लाए गए बुद्ध के शिष्यों के अवशेष थे, उन्हें दोबारा स्थापित करना, ये सब उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? जब भू राजनीतिक हालात अचानक बदलते हैं, तब ये सांस्कृतिक नीतियां कैसे काम करती हैं? 1959 में दलाई लामा को भारत में दी गई शरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, तमाम भारी कूटनीतिक दबावों के बावजूद उन्हें भारत में शरण दी गई थी। और फिर धर्मशाला के हिमालयी वातावरण में तिब्बती पुनर्वास की शुरुआत हुई। दलाई लामा और नेहरू जी ने मिलकर सारनाथ में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान खोला, जिसे हम CIHTS कहते हैं। और कई तिब्बती स्कूल भी खोले गए। मकसद साफ था कि तिब्बत की उन अनमोल पांडुलिपियों को बचाया जाए जो शायद हमेशा के लिए खो जाती। यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है।
स्मारकों के संरक्षण से आगे बढ़कर बौद्ध धर्म को एक वैश्विक अकादमिक विषय बना दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1957 में बौद्ध अध्ययन विभाग खुलना उसी का हिस्सा था, राइट। और 1958 में गैंगटॉक में नामग्याल तिब्बतोलॉजी संस्थान का बनना या सांची का चैत्यगिरी विहार, ये सब प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के बहुत ही ठोस कदम थे। कि आज भारत में जो भी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल या शोध केंद्र मौजूद हैं, वे अचानक रातों रात नहीं बने। बिल्कुल नहीं, वे एक सुविचारित ऐतिहासिक कूटनीति की देन है। बुद्ध का शांति का संदेश और उनका मध्यम मार्ग आज के इस तनावपूर्ण परमाणु युग में भी इंसानियत के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। एकदम सही बात है। नेहरू जी ने बोध गया में अलग अलग देशों को अंतर्राष्ट्रीय मठों के लिए जमीन देकर एक तरह का लघु एशिया या कहें मिनी एशिया बना दिया था। हाँ, एक वैश्विक संगम। तो क्या आज के इस बटे हुए आधुनिक दौर में विश्व शांति और कूटनीति के लिए किसी और ऐतिहासिक या दार्शनिक स्थल को इस तरह के वैश्विक ज्ञान और सांस्कृतिक संगम के रूप में विकसित किया जा सकता है? एक घटना है जो किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये घटना लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम से भारत तक की एक कूटनीतिक यात्रा की है। आप सारिपुत्र और महामौदगालियान के अस्थि अवशेषों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, भगवान बुद्ध के उन 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेष जिन्हें ब्रिटिश काल में भारत से ले जाया गया था, उन्हें वापस लाने के लिए आजादी के बाद बड़े प्रयास हुए। तो वो भारतीय इतिहास के सबसे भावुक पलों में से एक है। अंततः 30 नवंबर 1952 को सांची के पवित्र स्तूप परिसर में नवनिर्मित चेतियागिरी विहार का उद्घाटन हो रहा था, जहां देश के प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद थे। जी, एक आधुनिक राष्ट्र का सर्वोच्च नेता गहरी श्रद्धा और मौन के साथ उन प्राचीन अस्थि अवशेषों को स्थापित कर रहा था। उस दिन उन्होंने जो शब्द कहे थे वे आज भी गूंजते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा था, यह केवल हड्डियों की वापसी नहीं है, यह भारतीय प्रज्ञा की घर वापसी है। 1956 के उस ऐतिहासिक वर्ष की नींव रखी। बिल्कुल, भगवान बुद्ध का 25वां महापरिनिर्वाण वर्ष। भारत सरकार ने इसे एक विशाल राजकीय उत्सव के रूप में मनाया। कुशीनगर और सारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उसी ऐतिहासिक अवसर पर दलाई लामा का प्रथम भारत आगमन भी हुआ था। पर इसके पीछे का वैश्विक संदेश क्या था? ये सिर्फ एक आयोजन तो नहीं था। इसे समझने के लिए उस दौर के अंतर्राष्ट्रीय हालात देखने होंगे। 50 के दशक का समय, शीत युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों में बंटी थी। परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ चल रही थी। बिल्कुल, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा था। ऐसे खौफनाक माहौल में सांची के उसी मंच से नेहरू ने एक भाषण दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक नारा दिया, बुद्ध या युद्ध। बुद्ध या युद्ध, बस ये 3 शब्द। हाँ, उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो बुद्ध का करुणा मार्ग या फिर युद्ध और विनाश। इसी बात को आधार देने के लिए उन्होंने धम्मपद के सिद्धांत का उल्लेख किया था। घृणा से घृणा शांत नहीं होती, प्रेम ही उसका अंत करता है। एकदम सही। लेकिन मैं सोच रहा था, एक और धम्म के उपदेश हैं और दूसरी ओर देशों की कठोर कूटनीति, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। इसका उत्तर हमें 29 अप्रैल 1954 के ऐतिहासिक दिन में मिलता है, जब भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। अच्छा, आप पंचशील समझौते की बात कर रही हैं? जी। पंचशील शब्द सुनते ही बुद्ध के 5 शील याद आते हैं। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशे से दूर रहना। बिल्कुल, ये एक व्यक्ति के आचरण के नियम हैं। तो व्यक्तिगत आचरण के नियमों को उठाकर सीधे 2 देशों की कूटनीति में लागू कर देना, ये तो बहुत बड़ा वैचारिक प्रयोग था। वही नेहरू की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता थी। उन्होंने बुद्ध के उन 5 शीलों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बनाया, जैसे अहिंसा, समानता, अनाक्रमण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। हाँ, नेहरू जी का यह दृढ़ विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति शील का पालन करके सुधर सकता है, तो एक पूरा राष्ट्र भी सुधर सकता है। राजनीति में धम्म का ये बहुत ही स्पष्ट प्रभाव था, मतलब कूटनीति को शील से जोड़ना। जी। लेकिन इतिहास को समग्रता में समझने के लिए हमें एक और महान आयाम को देखना होगा। इस पूरी चर्चा में हमें पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है। उसी दौर में डॉक्टर अंबेडकर भी थे। हाँ, यह इस चर्चा का बहुत ही सशक्त बिंदु है। दोनों महापुरुषों के दृष्टिकोणों की भिन्नता को समझना जरूरी है।
तो नेहरू और अंबेडकर के नजरिए में क्या मूल अंतर था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए बुद्ध का संदेश मुख्य रूप से बाहर की ओर उन्मुख था। शांति, कूटनीति और एक अहिंसक विश्व का भविष्य। मतलब वे बुद्ध को वैश्विक शांति दूत के रूप में देख रहे थे? बिल्कुल। जबकि दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर के लिए भगवान बुद्ध का संदेश मुख्य रूप से देश के आंतरिक समाज की ओर उन्मुख था। हाँ, भारत के समाज में सदियों से चली आ रही असमानता और अन्याय को मिटाने के लिए। जी। डॉक्टर अंबेडकर के लिए बुद्ध एक महान सामाजिक क्रांति के मार्गदर्शक थे। उनके लिए बुद्ध स्वतंत्रता, बंधुत्व और सबसे बढ़कर समानता के आधार थे। नेहरू जी के लिए शांति और अंबेडकर जी के लिए समानता। एकदम सही। और इसी समानता के विचार को धरातल पर उतारने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में वो ऐतिहासिक धम्म दीक्षा हुई, जहां उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म अपनाया। ये भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा सामाजिक मोड़ था। जी। एक ही वर्ष में एक तरफ प्रधानमंत्री बुद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति का आधार बना रहे थे और दूसरी तरफ संविधान के निर्माता बुद्ध को सामाजिक समानता का आधार बना रहे थे। ये हम सभी देखने वालों और श्रोताओं के लिए विचार करने का एक बहुत ही शानदार बिंदु है। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, मानवीय गरिमा। बिल्कुल। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का सार यही है कि कैसे नेहरू ने राजनीति को शील से और विदेश नीति को करुणा से जोड़कर भारत को एक नैतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। और आज के समय में ये हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। कैसा प्रश्न? आज की दुनिया में जहां हर तरफ सोचना और विचारों का युद्ध चल रहा है, क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में घृणा के बदले प्रेम और विवाद के बदले शील के मार्ग को अपना सकते हैं? ये बहुत ही गहरी बात है। क्या हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुद की एक शांतिपूर्ण विदेश नीति बना सकते हैं? क्या बात है! व्यक्तिगत जीवन की शांतिपूर्ण विदेश नीति। यदि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं तो हमें युद्ध के बदले बुद्ध के मार्ग को अपनाना ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान बांटना ही सच्ची करुणा है और धम्म का प्रकाश जितना फैलेगा, संसार का अंधकार उतना ही मिटेगा। बहुत ही सुंदर विचार। 1956 का रंगून सम्मेलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1956 में भगवान बुद्ध के 25वें महापरिनिर्वाण वर्ष पर म्यांमार के रंगून में छठी बौद्ध संगीति हुई थी। और नेहरू जी ने वहां एक विशेष प्रतिनिधि मंडल और संदेश भेजा था। बिल्कुल, लेकिन कूटनीति के लिहाज से ये इतना अहम क्यों था? देखिए, यहीं पर पंचशील के सिद्धांतों का जिक्र आता है। नेहरू का स्पष्ट मानना था कि दुनिया के संकटों का समाधान विशेषकर उस परमाणु युग में हथियारों में नहीं है। हाँ, इसका समाधान घृणा को प्रेम से जीतने के बौद्ध सिद्धांत में ही है। ये कोई राजनीतिक नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश था। बहुत ही गहरी बात है। और एक और ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है। उसी रंगून कॉन्फ्रेंस में भारत के एक और महान नेता मौजूद थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर। और उन्होंने वहीं भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान की घोषणा की थी, जिसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये देखना अद्भुत है कि दोनों नेताओं के रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल बौद्ध दर्शन ही थी। बिल्कुल। और कूटनीति में इस दर्शन का एक और उदाहरण 1959 की वियतनाम यात्रा में मिलता है, जब वो हो ची मिन्ह से मिले थे। हाँ, 24 अक्टूबर 1959 नेहरू जी बोध गया से बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर गए थे और उसे राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को भेंट किया, जो आज हनोई के त्रैनकूक पगोड़ा में एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसे वहां सजीव बुद्ध का सम्मान प्राप्त है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कूटनीति से आगे बढ़कर इस दर्शन का असर उनके परिवार के नामकरण पर भी पड़ा। इंदिरा गांधी जी के नाम में जो प्रियदर्शिनी जुड़ा है, उसकी बात हो रही है। हाँ, ये प्रियदर्शिनी नाम आया कहाँ से? इसका सीधा संबंध तो सम्राट अशोक की उपाधि से है ना? बिल्कुल। सम्राट अशोक को देवानाम पिय प्रियदेसी कहा जाता था। प्रियदसी यानी प्रियदर्शिनी, जो सबको प्रेम से देखता हो। तो ये नाम इंदिरा जी तक कैसे पहुंचा? जब इंदिरा जी शांति निकेतन पढ़ने गईं, तो वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। टैगोर खुद बौद्ध आदर्शों से बहुत प्रेरित थे। अच्छा, तो उन्होंने ही ये नाम दिया था? हाँ, उन्होंने इंदिरा जी की गरिमा और सौम्यता देखकर उन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया जी। और नेहरू जी, जो खुद अशोक के बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि ये समता, अहिंसा और करुणा के उसी बौद्ध दर्शन का प्रतीक था जो वो अपनी बेटी में देखना चाहते थे। एकदम सही। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है
एक प्राचीन दर्शन ने कैसे भारत के झंडे से लेकर कूटनीति यानी पंचशील प्रधानमंत्री के बेडरूम के शांत कोने और यहाँ तक कि उनकी बेटी के नाम तक को इतनी गहराई से प्रभावित किया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? आज के समय में जब दुनिया भर में सूचनाओं की बाढ़ है और कूटनीति अक्सर सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रह जाती है, तो ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि क्या 1956 के उस दौर की तरह आज के आधुनिक राष्ट्रों को भी अपनी तकनीकी और सैन्य प्रगति के समानांतर किसी ऐसे ही गहरे दार्शनिक एंकर या लंगर की जरूरत है? बिल्कुल, जो उन्हें याद दिला सके कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि स्थिर प्रज्ञ होकर शांति चुनने में है। अगली बार जब राष्ट्रीय ध्वज के उस नीले चक्र पर नजर पड़े तो सिर्फ एक प्रतीक को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी 2500 साल पुरानी उस शांति की अपील को भी महसूस करना चाहिए। क्या बात है, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन दस्तावेजों के इस स्टैक में कुछ नोट्स ऐसे हैं जो हमें उनके निजी जीवन में ले जाते हैं। आप एमओ मथाई की किताब के संदर्भ की बात कर रहे हैं? हाँ, वही 1978 में प्रकाशित उनकी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज। इसका एक अध्याय है द बुद्धिज्म। मथाई तो लंबे समय तक उनके विशेष सहायक रहे थे। बिल्कुल, और इस किताब में प्रधानमंत्री के बेडरूम का एक बहुत ही रोमांचक विवरण है। लिखा है कि उनके शयन कक्ष में बहुत कम चीजें होती थीं। एकदम सादगी थी वहाँ। हाँ, लेकिन उनके बिस्तर के पास की मेज पर हमेशा भगवान बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा रखी होती थी, जिसे वो सोने से पहले और सुबह उठकर देखते थे। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अत्यधिक तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह प्रतिमा नेहरू के लिए स्थिर प्रज्ञ रहने की प्रेरणा थी। स्थिर प्रज्ञ मतलब जिसका मन विचलित ना हो। बिल्कुल, ये साबित करता है कि इतने तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नेता के भीतर भी शांति तलाशने वाला एक गहरा आध्यात्मिक कोना था। और इस लगाव का एक और सबूत उनकी वसीयत में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने अपनी भस्म खेतों में बिखेरने की बात की थी। हाँ, लेकिन उस वसीयत का एक और बहुत भावनात्मक पहलू है। उसमें सारनाथ की मिट्टी, धमेक स्तूप और वहां से निकलने वाली प्रकाश की पहली किरण का खास जिक्र था। घृणा को प्रेम से जीतने की सीख। एकदम सही। और ये जो घृणा को प्रेम से जीतने का विचार है ना, ये सिर्फ उनके बेडरूम तक सीमित नहीं रहा। इसने वैश्विक शांति और कूटनीति को भी प्रभावित किया। बचपन से हम सब ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी का वो मोटो सुनते आ रहे हैं, बहुजन हिताया बहुजन सुखाया। ये मोटो क्यों चुना गया होगा? देखिए, इसके पीछे ना एक कल्याणकारी राज्य, जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, उसका बहुत ही साफ विजन था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि राज्य के संचार माध्यमों का काम सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना नहीं है। बुद्ध का ये सूत्र लोकानुकंपाया यानी दुनिया के प्रति करुणा को दर्शाता है। इसी विजन के तहत रेडियो को दूर दराज के गांव तक शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचाने का एक बड़ा टूल बनाया गया था। तो एक तरह से ये प्रशासन में नैतिकता जोड़ने का एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका था। बिल्कुल, नैतिकता और करुणा दोनों का। मतलब ये सिर्फ एक खोखला नारा नहीं था, बल्कि एक वर्किंग मॉडल था। अगर हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को भी देखें, हाँ, जैसे तिरंगे में अशोक चक्र या सारनाथ का लॉयन कैपिटल और वो सत्यमेव जयते, तो क्या इनके चुनाव के पीछे भी यही बौद्ध रणनीति या स्ट्रैटेजी काम कर रही थी? एकदम सही पकड़ा। तिरंगे में अशोक चक्र रखने का एक बहुत गहरा संदेश छिपा था। भारत अपना ध्वज किसी सैन्य विजय या किसी आक्रामकता का प्रतीक नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वो धर्म और शांति का प्रतीक था। हाँ, धर्म और शांति का। और यही बात पंचशील विदेश नीति पर भी लागू होती है। वो जो डिप्लोमेसी वाली नीति थी। हाँ, डिप्लोमेसी की ये नीति सीधे तौर पर बुद्ध के 5 नैतिक नियमों यानी पंचशीला से ली गई थी। नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बुद्ध को बहुत सम्मान दिया है। उन्हें भारत का सबसे महान पुत्र भी कहा है। सच में बहुत आदर दिया है उन्होंने। लेकिन क्या ये सम्मान सिर्फ ऐसे प्रतीकों और किताबों तक ही सीमित था, या फिर शासन के तरीके में भी इसका कोई सच में असर दिखता है? शासन के स्तर पर इसका असर नेहरू के मानवतावादी समाजवाद में बहुत साफ दिखाई देता है। लेकिन नेहरू का समाजवाद अलग था। बिल्कुल अलग था। वो बुद्ध के शिक्षाओं से प्रेरित था, जहां सारा फोकस समाज के अंतिम व्यक्ति के सुख और कल्याण पर था। बुद्ध ने भिक्षुओं को बहुजन के हित में काम करने को कहा था ना? हाँ, और ठीक यही सोच इस नए राष्ट्र की नीतियों में ढाली जा रही थी उस वक्त।
ये तो बात हुई भारत के अंदर की, लेकिन उस समय दुनिया ना शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। परमाणु हथियारों का डर था सब तरफ। हाँ, तो ऐसे माहौल में इस बौद्ध कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखा गया? दुनिया भर के बड़े विचारकों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। मशहूर दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने तो नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम को बुद्ध के मध्यम मार्ग का ही पॉलिटिकल रूप बता दिया था। थोड़ा इसको और समझते हैं। इस मध्यम मार्ग का इस ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्या सीधा कनेक्शन था? देखिए, बुद्ध का मध्यम मार्ग किसी भी तरह के एक्सट्रीम या अतिवाद से बचने की सीख देता है। और ठीक यही काम नॉन अलाइंड मूवमेंट कर रहा था। हाँ, वो दुनिया को अमेरिका और सोवियत संघ के दो एक्सट्रीम गुटों में बंटने से रोककर एक बैलेंस्ड या संतुलित रास्ता दिखा रहा था। यहाँ मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी याद आ रही है। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने भी इस रेफरेंस में कुछ कहा था। बिल्कुल, आइंस्टाइन ने कहा था कि परमाणु बम के इस विनाशकारी युग में अगर आधुनिक विज्ञान को बुद्ध की करुणा के साथ नहीं जोड़ा गया तो दुनिया को बचाना मुश्किल होगा। ये सच में बहुत गहरी बात है, और शायद इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अहिंसा की इस नीति को देखकर नेहरू जी को शांति का दूत कहा था। और सिर्फ वही नहीं, इतिहासकार आर्नोल्ड टॉइनबी का विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है। उनका मानना था कि भारत सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि अपनी इस प्राचीन सांस्कृतिक शक्ति के दम पर दुनिया को लीड कर रहा है। तो कुल मिलाकर टेक अवे ये निकलता है कि बुद्ध की शिक्षाओं को सिर्फ धर्म ग्रंथों या मंदिरों तक सीमित नहीं रखा गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संविधान और विश्व शांति परिषदों जैसे मंचों पर लाया गया। और इसी वजह से भारत को दुनिया में एक ऐसी विश्वगुरु की छवि मिली जो किसी को डराने वाली नहीं बल्कि प्रेम और शांति पर आधारित थी। और ठीक यही बात इस पूरे ऐतिहासिक सफर को इतना खास और आज के वक्त में भी इतना प्रासंगिक बनाती है। प्राचीन दर्शन ने 20वीं सदी के कोल्ड वॉर जैसे मुश्किल वक्त में दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपर कनेक्टेड युग में जी रहे हैं, जहां रोज नई नैतिक दुविधाएं खड़ी हो रही हैं, नई चैलेंजेस आ रही हैं। तो क्या इन आधुनिक उलझनों को सुलझाने के लिए भी किसी ऐसे ही प्राचीन मध्यम मार्ग को खोजने की जरूरत है? इस पर जरूर विचार कीजिए। तो हम सभी जिज्ञासुओं से अपील करते हैं, यदि इस ज्ञान ने आपके मन को स्पर्श किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।